हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। शुरू करते हैं कक्षा 12 के फिजिक्स का जो पहला हमारा टॉपिक चल रहा था। टॉपिक का नाम भूल गए आप? प्रकाश। चैप्टर जो फर्स्ट है प्रकाश, लाइट। और लाइट में हमारा टॉपिक चल रहा था, इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है। क्या पढ़ रहे थे? क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर सेकंड फिजिक्स है ये। कौन सी? सेकंड फिजिक्स। और सेकंड फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर है नंबर 1, कौन सा? प्रकाश। बोले तो लाइट। अब इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश में हमने पढ़ लिया मतलब कि दर्पणों के बारे में। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उनके मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी इत्यादि इत्यादि हम लोगों ने पढ़े हैं। अब हम जो बात करेंगे कुछ छोटे छोटे सूत्रों पर। हालांकि उनका प्रूफ होता है, मैं आपको प्रूफ नहीं करा रहा हूँ क्योंकि 12th में इतना ज़्यादा है उसको वो नहीं है, फिर भी ध्यान देंगे। इनमें से कुछ सवाल होंगे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो पहला छोटा सा सूत्र होगा वो होता है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के लिए। वक्रता त्रिज्या में संबंध खाली ध्यान रखना है। F इक्वल टू होता है R/2, बस इतना ही ध्यान रखना है भैया। जहां पे क्या है? F फोकस दूरी, फोकल लेंथ ये, और R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। ठीक, यानी कि हम समझ गए फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दूसरा देखें यहाँ पे FUB में संबंध, ये सूत्र है संबंध। क्या होता है भाई FUB में संबंध? 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। भैया जहां क्या है? F हमें पता है क्या है, जो ऊपर है भाई यहाँ पर है फोकस दूरी, V दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या है? ऐसे बना दो, दर्पण से वस्तु की दूरी। इनके चिन्ह ध्यान रखना है, चिन्ह में सीधे सीधे बता दे रहा हूं। चाहे वो प्रतिबिंब हुआ या वस्तु, जो भी दर्पण के बाईं तरफ होगा उसके लिए हमेशा कौन सा चिन्ह लगेगा? ऋणात्मक चिन्ह। जैसे सपोज दैट मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ये दोनों सूत्र ध्यान रखने हैं आपको। F बराबर R/2, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध आता है। 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U, फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी में यह संबंध आता है। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता रहा था चिन्हों के बारे में। इसमें चिन्हों का बहुत गड़बड़ होता है। U, F और B, U, F, B के जो चिन्ह होते हैं कैसे लेंगे? किसी भी दर्पण के ऊपर भले ही X, Y, Z दोनों में से कोई सा भी दर्पण हुआ, सिंपल सा सोच लें। इस दर्पण के इधर यह है बाईं साइड, बाईं ओर, और यह है दाईं ओर। तो इधर जितने भी दूरियां होंगी वो कैसी होंगी? माइनस की, ऋणात्मक। और इधर की जितनी भी दूरियां होंगी वो कैसी होंगी? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। इधर की सारी दूरियां प्लस की ली जाएंगी दर्पण से, ये दर्पण है, इससे इधर की सारी दूरी धनात्मक और इधर की ऋणात्मक। और इसका जो मुख्य अक्ष होता है ये, इससे ऊपर की, ऐसे ऊपर की कैसी होंगी? चाहे वो इधर हो या इधर, अगर कोई वस्तु इसका ऊपर को बन रही है तो वो धनात्मक कैसी होगी? यानी कि प्लस की होगी। ऐसे यहाँ पर किसकी हो जाएगी? धनात्मक। ये दर्पण के इधर की ऋणात्मक और दर्पण के इधर की कैसी होगी? सारी दूरियां धनात्मक। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां कैसी होंगी? धनात्मक। और इसके नीचे की दूरियां कैसी होंगी?
ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, बस इतना समझ लो, मोटा मोटा ओरल ओरल। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर। मिटा दो इसको, मिटा दूं, लिख लिया, लिख दिया नहीं, लिख लेना पेन कॉपी लेकर, नहीं तो भूल जाओगे, ढूंढते रहोगे कि कहाँ था कहाँ था कहाँ था। ये वाली कॉपी देखो, ये वाली कॉपी देखो, ऐसा ही होता, हमारे जमाने में भी ऐसे होता था। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अपवर्तन की। किसकी बात करते हैं, सॉरी रेखीय आवर्धन की। ये रह गया आवर्धन, रेखीय आवर्धन, आवर्धन, गोवर्धन पढ़ा ना, गोवर्धन, गोवर्धन में आवर्धन बना दो। ठीक है, ये क्या हो गया, आवर्धन, रेखीय आवर्धन। ये क्या होता है आवर्धन, आवर्धन क्या होता है, दो चीजें पढ़ गए हो, एक तो क्या, ये वस्तु और उसकी इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज मतलब वस्तु और प्रतिबिंब, तो दोनों का रेशियो कर दो, आपको आवर्धन मिल जाएगा। आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, यहां में लिख दो आवर्धन, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई ले लो, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो ये क्या बन गया, आवर्धन। रेखीय और लिख दो इसके आगे, नहीं समझ में आ रहा है तो रेखीय आवर्धन, जिसको हम क्या लिखते हैं, एम से, और प्रतिबिंब की लंबाई को लिखते हैं आई से, और वस्तु की लंबाई को क्या लिखते हैं, ओ से। एम बराबर क्या हो गया, आई बटे ओ। नहीं समझ में आया, अभी चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ थोड़ा सा। मानो मैंने एक दर्पण बनाया है, ये बना दिया दर्पण, टिंग 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 करके, हैं बन गया। इसके आगे हमने क्या खींच दिया, मुख्य अक्ष, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल होता है ना स्कूल का, उसको मुखिया बोलते हैं, वैसे इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। अब हम क्या बता रहे थे, आई बटे ओ, ये है वस्तु, ये क्या है वस्तु, क्या है ये, ऐसे करके बना दी वस्तु, कोई भी वस्तु है, वस्तु है। अब इस वस्तु से जब किरण जाएगी तो इस पर टकराएगी, और टकराने के बाद ऐसे कहीं पर भी मिल सकती है, ऐसे करके सपोज यहाँ मिल रही है, तो ये क्या बन गया इसका प्रतिबिंब। तो इसकी जो लंबाई होगी, इसे हम क्या कहेंगे, इसकी लंबाई ओ, और इसकी जो लंबाई होगी उसे कहते हैं क्या, आई। अब आप आई और ओ नहीं मानते हैं तो एक्स और वाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी लंबाई क्या है एक्स, इसकी लंबाई क्या है वाई। तो ऐसा भी हो सकता है जैसा आप उचित समझे, लेकिन मैंने क्या बोला, ये सरल है ना, आई मतलब इमेज, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, याद रहेगा, गड़बड़ नहीं होगा ना, गड़बड़ भी नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा और होता है इसमें, वो क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि कुछ जगह आई बटे ओ बराबर बी बटे यू, दोनों दर्पणों के लिए सूत्र काम करता है, कहीं कहीं सवालों में आ जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया आपका आवर्धन। परिभाषा, अच्छा परिभाषा चाहिए, बता नहीं रहे इतनी देर से, पता होगा तभी तो बताऊंगा। चलो परिभाषा, फिजिक्स में परिभाषा यहीं से पकड़ लो ना, रेखीय आवर्धन बराबर ये क्या लिखा हुआ है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसी को कहते हैं रेखीय आवर्धन। जैसे सपोज दैट वस्तु कितनी है 2 मीटर लंबी या 2 सेंटीमीटर लंबी, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है कितना 2.2 मीटर लंबा। ठीक, वस्तु कितनी है 2 मीटर लंबी है, और प्रतिबिंब कितना बन रहा है 2 मीटर लंबा बन रहा है। तो आवर्धन देखेंगे हम, क्या देखेंगे, आवर्धन। तो आवर्धन क्या करेंगे, 2.2/2, जो भी निकल के आएगा वो क्या हो गया, आवर्धन। समझ में आई बात। ठीक, मिटा दूं, बोलो मिटा दो। जादूगर देखा है, कहता चुर वैसे कर दो, बोलो मिटा दो, मिट गया। अब हम आगे चलते हैं मजेदार टॉपिक पर। ये टॉपिक हमने देख लिया, जो इसके आगे वाला टॉपिक है, क्लास 12th वालों ध्यान रखना, पेपर सिर पे है। ठीक है, मेन में नहीं पढ़ेंगे, ये शुरू का तो ऐसा ही कम पूछा जाता है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। हाँ, काम में आए ना आए, लेकिन पता होना चाहिए। बच्चे पूछे क्या है, हमें पता होना चाहिए। अब बात चलेगी अपवर्तन की। किसकी बात चलेगी, सुना है ये, नहीं सुना है, चलो अब सुन लो। नहीं सुना है तो अपवर्तन, परावर्तन सुना था ना, उसका छोटा भाई अपवर्तन। अपवर्तन को हम क्या लिखते हैं,
कैसे लिखते हैं? अरे भैया इसकी अंग्रेजी बता दो। उसको कैसे लिखते थे परावर्तन को? रिफ्लेक्शन। तो इसका भैया है, तो लेक्शन की जगह कर दो रेक्शन। दवाई रिएक्शन करती है ना, वही वाली रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बता दियो भाई, थोड़ा सा अंग्रेजी ऐसे ही है। ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, LIGHT। ठीक, कंफर्म कर लो एक बार, गलत तो नहीं है। शायद मुझे लगता है मैंने सही लिख दिया है, तुक्का लग गया है। कोई बात नहीं। तो अब बर्तन को क्या लिखेंगे? प्रकाश का इधर और लिख दो, मजा नहीं आ रहा, उधर कुछ और लिखा हुआ है, इधर और प्रकाश का अपवर्तन पूरे आनंद के साथ। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश बोले तो लाइट, अपवर्तन बोले तो रिफ्रैक्शन। ठीक, अब बात करते हैं होता क्या रिफ्रैक्शन। बड़ा मजेदार टॉपिक है। जैसे आपको भेज दो कहीं और आप चले जाओ कहीं और, बस वही हो गया क्या? रिफ्रैक्शन, मतलब कि बदल जाना। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? बदल जाना, रेफर हो जाना। ठीक, कैसे बदल जाता है? ये क्या है, कोई भी मान लो, ये है एक कांच का टुकड़ा, ये। ठीक ना, हंसो मत यार, ऐसा थोड़ा हो जाता है, तुम हंस ये नहीं चलेगा भाई, है ना। ये क्या है? ये है कांच का एक टुकड़ा, देख रहे हो ना, भारी छोटा सा है। ये हो गया कांच का टुकड़ा, दिख रहा है ना देखे तो अच्छा है ना, कांच का टुकड़ा। अभी क्या है, हमने इस पे फॉल करा, गिराया एक प्रकाश की किरण को, क्योंकि चैप्टर प्रकाश है तो उसमें प्रकाश ही आएगा बार बार। अभी आपको क्या करा जाए, एक गांव से दूसरे गांव में भेजा जाए। तब आप एक गांव से दूसरे गांव में गए तो क्या होता है, रास्ता आप नहीं जानते हो तो क्या हो गया, भटक गए। आपको जिस रास्ते को जाना था उसको नहीं गए तो आपका क्या हो गया, आपका हो गया अब मतलब रिफ्रैक्शन, अब बर्तन हो गया। ऐसे समझो, बिल्कुल वैसा ही। ये वाले प्रकाश की किरण, यहाँ दो माध्यम चलते हैं। पहला वायु था, मतलब वायु में चल रही है, और दूसरा क्या है, कांच। ये माध्यम नंबर 1 और ये है माध्यम नंबर 2। यहाँ कहानी चलेगी माध्यम से। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है, प्रवेश करती है, तो क्या होता है, वह अपने रास्ते से भटक जाती है। जैसे आप भटक गए दूसरे गांव में जाने से, तो यहाँ पे क्या होगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एंटर करती है, तो वह अपने रास्ते से भटक जाती है। इसका रास्ता क्या था, ये बना दो, ट्यू 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 करके। यार आरत थोड़ी सी खराब है, हंसना नहीं, हंसोगे तो काम खराब रहेगा। ये ऐसे सीधी जा रही थी, कैसी जा रही थी, सीधी। मगर इसको क्या पता था रास्ते में कुछ हो जाएगा, हम भटक जाएंगे। ये भटक गई, ये इतना भटक गई। ठीक, अब क्या हुआ, जैसे ये इस जंगल से पार हुई, इस गांव से पार हुई, फिर उसको वही वाली रास्ता मिल गई, और ये फिर से क्या होगा, अपने रास्ते से, ये इसका रास्ता था, इस रास्ते से फिर से ऐसे भटक गई। ठीक, तो इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मतलब प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से, ये वाला दूसरा माध्यम है, ये एक माध्यम है, इधर लिख दो है, गड़बड़ ना हो जाए। ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने रास्ते से भटक जाती है, इसे हम लोग कहते हैं, मतलब विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का अपने रास्ते से विचलित हो जाना ही कहलाता है क्या, प्रकाश का अपवर्तन। ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यही घटना कहलाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ गए ना। अब आती है कहानी, हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये किधर को झुकेगी, कैसे पता करोगे भाई, ये इधर को भागेगी उधर को, तो हमें ऐसे कैसे पता लगेगा कौन सी रास्ते को आदमी चला जाएगा। ठीक, इसे करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जहां पे भी प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम पे गिरती है, उस बिंदु पर हम क्या खींचते हैं, एक ठीक इसके जो पृष्ठ है, दूसरे माध्यम का जो पृष्ठ है, इसके लंबवत, मतलब इसके साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन खींच लेते हैं। ये खींच गई, देख रहे हो आप। इस लाइन को नाम तो अपने रखते ही हैं पुराने पंडित, अभिलंब। क्या लिखते हैं, अभिलंब। ये वाली किरण का नाम जानते हो ना, उसी की तरह आने वाली किरण यानी कि आपतित किरण, इसका जाने वाली यानी कि अपवर्तित किरण। ये क्या हो गया, अभिलंब। इधर लिखो ऊपर, अभिलंब। ये ठीक, तो ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, और हम बताना क्या चाह रहे थे कि प्रकाश की किरण किधर को झुकेगी,
तो ये ध्यान रखना। आप देखो ये कांच है, ये वायु की तुलना में कैसा होगा, कठोर। वायु थोड़ी सी कैसी होगी, सॉफ्ट मुलायम, और ये कैसा होगा, कठोर। तो यह ध्यान रखें, इसे कहते हैं विरल। क्या कहते हैं, विरला, विरल यानी कि मैं कह दूं अब मुलायम समझ लो, मक्खन की तरह मुलायम, ये है विरल। और ये जो माध्यम है कांच, ये मैंने ऐसे बना दी, ये कांच का टैटू है, ये कांच का टैटू। इसको हम लोग कहेंगे कठोर और सघन बोले तो कठोर, ये हो गए कठोर। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से यानी कि मुलायम माध्यम से, मुलायम समझ रहे हो ना, सरकार में है मुलायम जी। विरल माध्यम यानी कि मुलायम माध्यम से सघन माध्यम यानी कि कठोर माध्यम में जाती है, तो वह, यहाँ क्या देख रहे हो, ये इस चित्र से याद करो, सारा इसमें चित्र में छिपा है। किरण ऐसे जा रही थी लेकिन ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हुआ, इसकी तरफ को झुकी है ना, यहाँ देखो ये सीधी ना जाकर इसकी तरफ को झुकी, ये इधर को। तो इसे कहते हैं कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये क्या है, अभिलंब की ओर झुकती है। अभी क्या हुआ, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, फिर से नीचे वायु होगी, ये विरल माध्यम होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो ये क्या है, ये है क्या, अभिलंब। क्या है ये, अभिलंब। इस अभिलंब से दूर हट जाती है। ध्यान रखना, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मुलायम से कठोर में आती है, तो अभिलंब की ओर झुकती है, इस तरफ को आ जाएगी, ये अभिलंब इसकी तरफ को आ जाएगी। और जब क्या होता है कि प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होता है, वो अभिलंब से दूर हटती है। क्या वो अभिलंब से दूर हट गई, ये है, समझ में आ गया ना, समझ की प्रकाश की किरण किधर को जाएगी, मुलायम। अब बात करते हैं क्या, इसके भी नियम है, किसकी तरह, जैसे हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, ठीक वैसे इसके नियम है। तो इसका पहला वाला नियम क्या कहता है, पहला वाला नियम, इसी को देखकर आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, ठीक, और कौन सी किरण, आने वाली किरण और अपवर्तित किरण, जो किरण हटी है इधर अपने रास्ते से उसे कहते हैं अपवर्तित किरण। आने वाली किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीन चीजों की बात करनी है यहाँ पर, क्या, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, तीन चीजें हो गई ना, 1 2 3, 1 2 3, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों कैसी होती हैं, तीनों एक ही तल में होती हैं, ठीक। ये तो था नियम नंबर 1। अब चलते हैं नियम नंबर 2 की तरफ। ये तो इतना ही सा है, लेकिन नियम नंबर 2 थोड़ा हटके है। क्या, देखो भाई, हमने वो जो परावर्तन पढ़ा था, एक बार चित्र बना दो, याद दिलवा दो ना, याद आना चाहिए, जो हुआ है पुराना वो याद आना चाहिए ना, हम लोग भूल जाते हैं, बड़े मतलबी हैं, है ना। ये ऐसे करके, ये ऐसा कुछ था, ये अभिलंब था, ये क्या था, अभिलंब, गलत लिखा जा रहा है यार, अभिलंब, ये था अभिलंब। तो जब ये अभिलंब था, ये थी आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण, ये वाला अभिलंब से कोण बन रहा था, इसको आई कह रहे थे, और ये वाला बन रहा था, इसको क्या कह रहे थे, आर, आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण था। ठीक वैसे ही अभिलंब यहाँ पर भी है, ये क्या है, अभिलंब भैया जी, ये कौन है, अभिलंब भैया जी हैं ये। और ये अभिलंब भैया जी जो आने वाली किरण के साथ कोण बनाते हैं, वो होता है आई, इसे क्या कहते हैं हम लोग, आपतन कोण। क्या कहते हैं, नाम लिख दूं, आपतन कोण, पता है ये तो, कितनी बार लिखवाओगे यार, कुछ तो लिख लिया करो। यह है आपतन कोण, और ये है अभिलंब भैया जी, इधर, ये इधर को आ गए, और ये वाली किरण जा रही है, तो इनके बीच, इसको मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, इनके बीच में जो कोण बनेगा इसे कहते हैं, वहां था परावर्तन, लेकिन यहाँ क्या होगा, अपवर्तन। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्तन, और वहां क्या हो रहा था, परावर्तन। तो ये हो जाता है आर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये है अपवर्तन, हट जाओ, कोण,
ठीक है। अब दूसरा नियम क्या कहता है, पहला नियम हो गया, दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन का अनुपात हमेशा नियत रहता है। ये है क्या, दूसरा नियम। क्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या और ज्या का मतलब होता है साइन, SINE साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब होता है क्या, आपतन कोण को क्या की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ये क्या होती है, यानी कि साइन का अनुपात क्या होता है, नियत होता है या एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। यानी कि आप देखें ऐसे लिखेंगे इसको न्यूमेरिकल उसमें वैल्यू में, आपतन कोण क्या होता है, आई यानी कि साइन, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन किसकी, आपतन कोण की ज्या, और अपवर्तन कोण यानी कि आर की ज्या, या आर की ज्या क्या होती है, एक नियतांक होती है, ये नियतांक के बराबर होती है। ये चीज निकल के आई और इस नियतांक को लिख देते हैं क्या, एन, ऐसे करके साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एन, 1n2 लिखते हैं इसको, 1n2। इसको मिटा दूं मैं, थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं, इधर का ऊपर अभी थोड़ा सा बताऊंगा इसलिए छोड़ देता हूँ, इसको छोटा कर दो थोड़ा सा, है महंगाई बढ़ गई, इसको छोटा कर दिया। अब देखो जरा, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2, 1n2 मतलब अपवर्तनांक n क्या है भैया, n, जहां 1n2 क्या है, एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जिसे ये पहला माध्यम क्या था, वायु ऊपर, दूसरा माध्यम था कांच, तो पहले माध्यम के सापेक्ष यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। जिसे पहले, यहां देखो जहां मिल जाए 1n2 तो जो पहले होगा उसके सापेक्ष होता है और जो बाद में होगा उसका अपवर्तनांक होता है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है क्या, n, ध्यान देंगे। जैसे पहले 1n2 एक नियतांक है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में आ गया होगा, जहां 1n2 क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है और ये है क्या, एक नियतांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, इसको क्या कहते हैं, इसे स्नेल, ये पूछा जाता है, दिख रहा है ना, स्नेल का नियम भी कहते हैं। कोई पूछता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो ध्यान रखना साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एन, ये क्या है, स्नेल का नियम है। ओके, आज के लिए इतने रहने देते हैं। ओके बाय। पढ़ना जरूर, पढ़ने में कोई कंजूसी मत करना, कॉपी पर लिख लेना, नोट्स बना देना, नहीं तो होने का कुछ नहीं है, सब भूल जाओगे। फिजिक्स जो होती है या समझने की होती है, समझ जरूर लेना, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।